प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2192 हुआ हुआ ऑल्सो हैज अ गुड हेल्पर। राइन ने दूर खड़े हुआ हुआ को देखा और उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान फैल गई। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो, उसने हाथ हिलाकर कहा, तो तुम्हें भी खुद को मारने की तैयारी करनी होगी। उसका चेहरा अचानक उग्र हो गया। मुझे मौत से डर नहीं, लेकिन तुम, क्या तुम्हारे पास इतना साहस है कि मेरे साथ नरक में चलो? हाँ, अगर तुम बस अपनी शक्ति मुझ पर बर्बाद करना चाहते हो तो माफ करना, लेकिन मेरे पास भी बेहद ताकतवर सेल्फ हीलिंग एबिलिटी है। उसने अपने हाथ में पकड़े भारी साइद को घुमाया और हुआ हुआ की आंखों में दिख रही भय की झलक देखकर संतोष से मुस्कराया। लेकिन हुआ हुआ के चेहरे पर दिखा डर और हैरानी तुरंत गायब हो गए। विशाल बिल्ली का मुंह हल्का सा उठा, जैसे व्यंग्य कर रही हो। उसने टूटी हुई हड्डी वाला पंजा धीरे से जमीन पर रखा। जो पंजा पहले टूटा हुआ था, अब वैसे ही सही सलामत था। माफ करना, आवाज आई हुआ हुआ के शरीर पर लगे कैट लैंग्वेज ट्रांसलेशन डिवाइस से। मेरी कोई इच्छा नहीं कि तेरे जैसे कमीने के साथ मरूं। और वैसे भी मैं तेरी एबिलिटी के बारे में पहले से जानती हूं, छोटे चूहे। हुआ हुआ के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। वैसे बिल्लियों के पास 9 जिंदगियां होती है। तुम मुझसे जीवन शक्ति की होड़ करोगे? मौत को दावत दे रहे हो? 200 मीटर से भी बड़ा विशाल शरीर दहाड़ते हुए राइन की ओर झपटा। राइन ने हुआ हुआ को देखा और सोचा कि वो बस दिखावा कर रही है। लेकिन जब उसने हुआ हुआ की तेज चालें देखी, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि हुआ हुआ सचमुच ठीक हो चुकी है। ये कैसे मुमकिन है? राइन यकीन नहीं कर पा रहा था। इतनी गंभीर चोटों के बावजूद उसके जैसे मजबूत रिपेयर एबिलिटीज वाले को भी ठीक होने में वक्त लगता, और ऊपर से हुआ हुआ जैसी विशालकाय देह पर चोट और भी गंभीर होनी चाहिए थी। लेकिन यहां तो 10 सेकंड से भी कम में वो बिल्कुल ठीक हो गई। राइन के लिए यह समझना असंभव था, लेकिन हुआ हुआ की बातों ने उसे याद दिलाया और उसके माथे पर पसीना छलक आया। हुआ हुआ को उसकी एबिलिटी के बारे में पहले से पता था, यानी हुआ हुआ ने पहले ही उसका तोड़ ढूंढ लिया था। मियाओ, एक जोरदार बिल्ली की दहाड़ सामने से आई। हुआ हुआ तूफान की तरह राइन पर टूट पड़ी। ये एक सीधा और तेज फ्रंटल अटैक था। उसने अपना विशाल मुंह खोला और सबसे पहले एक हाई एनर्जी पार्टिकल बीम छोड़ा। राइन ने अपना हैवी साइड सामने उठाकर बचाव किया। लाल पार्टिकल बीम सीधे राइन के शरीर पर टकराया और उसे लगभग कीचड़ में दबा दिया। मुझे यकीन नहीं कि मेरी एबिलिटी बेअसर हो जाएगी। राइन भी इस वक्त गुस्से से भर चुका था। उसने बचाव छोड़ दिया और सीने पर हुआ हुआ का वार सहने दिया। बूम! वो एक ही पल में उड़ गया और जमीन पर लंबी और गहरी दरार बनाते हुए गिरा। हुआ हुआ के शरीर से भी टूटी हड्डियों की आवाज आई। ये उसके दिल पर लगी चोट का असर था। हुआ हुआ का शरीर हवा में रुक गया और उसने हमला रोक दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में उसका रंग ढंग फिर सामान्य हो गया, क्योंकि हुआ हुआ अकेली नहीं थी। उसका जवाब उसके पेट में छिपा था। हां, उसके साथ झू के थी। इस युद्ध में झंग यी ने अपनी हर ताकत झोंक दी थी। एक डॉक्टर होने के नाते झू के सीधे युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकती थी। ज्यादा से ज्यादा वो पीछे रहकर घायल सैनिकों का इलाज कर सकती थी। लेकिन इस जीवन मरण की जंग में उसकी मौजूदगी साथी सैनिकों के लिए बोझ बन सकती थी। मगर हुआ हुआ जैसी शक्तिशाली लड़ाकू बीस्ट के साथ उसका होना परफेक्ट समाधान था। झू के पूरे समय हुआ हुआ के पेट के भीतर छिपी रही और राइन से लड़ने के लिए उनकी जोड़ी बनाई गई। राइन को सबसे ज्यादा डर था ऐसे किसी इंसान से जो उससे भी बेहतर रिकवरी एबिलिटी रखता हो। और उसे क्या पता था कि इस विशाल बीस्ट के भीतर एक मेडिकल टाइप इप्सिलॉन क्लास म्यूटेंट छिपी है। तो हुआ हुआ के लिए बस यही काफी था कि वो राइन पर एक ही घातक वार न करे।
वो बस चोट खाती रहेगी, झुके उसे ठीक करती रहेगी और धीरे धीरे राइन को थका थकाकर मौत के घाट उतार देगी। राइन दरार से निकलकर लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसकी सेल्फ हीलिंग काफी अच्छी थी, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देखा कि विशाल बीस्ट बिना किसी खरोंच के खड़ी है और उसे वैसे घूर रही है जैसे बिल्ली चूहे को देखती है, उसका दिल टूट गया। ये हमारी एबिलिटीज पहले से जानते थे। धिक्कार है, धिक्कार है। वो गद्दार जिन्होंने हमारी परीक्षा भी नहीं दी और फिर भी हमारे राज खोल दिए। राइन ने कम्युनिकेशन चैनल पर गुस्से से दहाड़ मारी। एम्पायर के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के लिए इप्सिलॉन स्तर से ऊपर के इनह्यूमन्स की एबिलिटीज सर्वोच्च गुप्त जानकारी थी। सिर्फ शाही परिवार के कुछ लोग और साथ लड़ने वाले सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स ही इन्हें जानते थे। तो अब जबकि दोनों युद्ध क्षेत्रों में उनकी एबिलिटीज को सीधा काउंटर किया जा रहा था, इसमें कोई शक नहीं था कि पकड़े गए 6 सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स ने ही ये राज लीक किए थे। अपने ही लोगों के इकदार बनने से राइन का दिल टूट गया और उसका गुस्सा और बढ़ गया। मौत मंजूर थी, लेकिन अपनी ही नस्ल के हितों से इकदारी, ये माफी के काबिल नहीं था। और सबसे बड़ी निराशा ये थी कि इस हालत में वो हुआ के सामने बिल्कुल नंगा खड़ा था। लड़ाई कैसे करता? लेकिन उन्हें यांग जिंगसिन की एबिलिटी का पता नहीं था और वो मान बैठे थे कि पकड़े गए सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स ने ही राज खोले हैं। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता था। नतीजा वही था। मियाओ। हुआ ने आसमान की ओर देख जोरदार प्यारी सी बिल्ली की म्याऊ की। ये कोई नीची गरज नहीं थी, बल्कि छेड़ने वाली क्यूट आवाज थी। वो राइन को बिल्ली चूहे के खेल की तरह घूर रही थी। धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमती हुई कदमकदम पास आती जा रही थी। हुआ के शरीर के अंदर झूक के ने याद दिलाया, हुआ अपनी ताकत पर काबू रखना। मैं तुम्हारी चोटें जल्दी ठीक कर सकती हूं, लेकिन तुम्हारे दर्द को मिटा नहीं सकती। दर्द शरीर की एक महत्वपूर्ण इंद्रिय है। अगर उसे बंद कर दिया जाए तो चोट का अंदाजा लगाने की क्षमता खो जाएगी। लेकिन हुआ ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वो तो पैदा ही एक स्ट्रे कैट थी। झंग यी के साथ बिताए सालों में उसने अनगिनत लड़ाइयां देखी थी। मामूली चोट का दर्द तो उसके लिए कुछ भी नहीं था। मैं धीरे धीरे इसे खत्म कर दूंगी। हुआ ने अपने मूछें तानकर मुंह उठाया और अचानक काले बिजली की तरह राइन पर टूट पड़ी। कुछ ही पलों में एक विशाल छाया राइन पर छा गई। दूसरे कॉम्बैट जोन्स में कोलंबिया के एलियंस के दिल भी भारी हो गए थे जब उन्होंने बैम और राइन की बातें सुनी। चैप्टर 2193 कलरफुल बर्निंग। लेकिन ब्रैड ने सबको याद दिलाया, घबराओ मत। हो सकता है इंटेलिजेंस लीक सिर्फ आंशिक हो, और बॉम और राइन जैसे लोगों की एबिलिटीज पहचानना वैसे भी आसान है। शायद वो ज्यादा नर्वस हो गए हों। इसके अलावा अगर उनकी एबिलिटीज लीक भी हो गई हो, तो भी हमारे वोलुयन ट्राइब के मजबूत शरीर और गहरी लड़ाई का अनुभव उन्हें कुचलने के लिए काफी है। भले ही ये बात सच थी, लेकिन पूरे युद्ध की स्थिति पूरी तरह से हुएक्सो नेशनैलिटी कोलिशन फोर्सेस के नियंत्रण में थी। जिस पल से आयरन कर्टन ऑफ द स्काई टूटा, उसी वक्त से बड़ी संख्या में मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स ईस्ट सिटी डिस्ट्रिक्ट में घुस आए और बड़े पैमाने पर हत्या और तबाही शुरू कर दी। चाहे दिल कितना भी सख्त क्यों न हो, पूरी तरह से बेअसर रहना मुश्किल था। दिल में चिंता हो तो लड़ाई करते वक्त हाथ भी रुक जाते हैं। डोंगचेंग डिस्ट्रिक्ट में जलती हुई आग और गिरती इमारतों की गड़गड़ाहट ने सड़कों को भागती भीड़ से भर दिया। लोग अपने घरों के स्पेसशिप्स और लैंड व्हीकल्स लेकर इंपीरियल सिटी की ओर भागने लगे, जो उन्हें ज्यादा सुरक्षित लग रहा था। लेकिन हड़बड़ी और अफरातफरी के कारण बीच रास्ते में कई गाड़ियां आपस में भिड़ गई, जिससे लगातार एक्सीडेंट होने लगे। इसके अलावा डोंगचेंग डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी ने तुरंत सिटी लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल भेजे ताकि उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा सके। सब लोग वापस जाओ, अपने हथियार उठाओ और हमारी होमलैंड की रक्षा की लड़ाई में शामिल हो जाओ। लड़ाई को मेन सिटी में मत लाओ। बिल्कुल,
उन्होंने इन नागरिकों को ईस्ट सिटी डिस्ट्रिक्ट छोड़ने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि बाकी जिले पहले से ही केओस में थे और मेन डिस्ट्रिक्ट, जहां इंपीरियल सिटी था, किसी भी हालत में डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता था। राजघराने और नोबिलिटी की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी था। कुछ लिजर्डमैन मजबूरी में कांपते हाथों से हथियार उठाने लगे और मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि ह्यूमन कॉलिशन फोर्सेस को उनकी सेना रोक पाए। लेकिन हकीकत बेहद क्रूर थी। बूम! अचानक दूर आसमान से एक रंग बिरंगी रोशनी की किरण सीधे डोंगचेन डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची कम्युनिकेशन टावर पर गिरी। 1000 मीटर से भी ऊंची इमारत बीच से कटकर धराशायी हो गई। पूरे शहर का कम्युनिकेशन बुरी तरह से बाधित हो गया और अनगिनत लोगों के कानों में हेडफोन से चुभने वाली आवाजें आने लगी। और उसी वक्त जमीन फटने जैसी भारी आवाज दूर से कदम दर कदम नजदीक आती महसूस हुई। कई लिजर्डमैन डर से सिर घुमाकर देखने लगे। जलते हुए खंडहरों और टूटी दीवारों के बीच से उन्होंने एक विशाल और डरावना स्टील बेहेमत शहर की ओर बढ़ते देखा। वो सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म लगातार एक समान गति से आगे बढ़ रहा था। वुलुयन एम्पायर की ज्यादातर सेना, जो उसे रोकने भेजी गई थी, पहले ही तबाह हो चुकी थी। आयरन कर्टन ऑफ द स्काई टूट चुका था और कर्टन के बाहर खड़े 3 सुपर बैटलशिप्स लगातार हमला करके कर्टन को डिफेंस पर मजबूर कर रहे थे। इससे आयरन कर्टन को भारी मात्रा में एनर्जी खर्च करनी पड़ी और वो जमीनी सैनिकों को सपोर्ट देने में नाकाम रहा। सभी हाई लेवल एलियंस को झंगी और बाकियों ने एक एक करके रोक रखा था। अब बची थी बस वुलुयन एम्पायर की 1/10वीं सेना और उनके मैकेनिकल वॉर बीस्ट्स। लेकिन वो मैकेनिकल आर्मी, जो एलियन से लड़ने के लिए ही स्पेशली डिजाइन की गई थी, उनका सामना कैसे कर सकती थी? कैंग युआन ट्राइब के जमाने में इन्हीं स्टील मॉन्स्टर्स के दम पर उन्होंने एक के बाद एक राष्ट्र जीते थे और उस दौर के राजा बने थे। जल्द ही वुलुयन एम्पायर पीछे हटने पर मजबूर हो गया। सिर्फ 1 घंटे से भी कम वक्त में 20,000 से ज्यादा लिजर्डमैन सैनिक मारे गए। नष्ट हुए स्पेसशिप्स और मैकेनिकल वॉर बीस्ट्स की संख्या हजारों में पहुंच गई। बैली चेंकिंग के नेतृत्व में फुइंग ट्रूप्स भी मैकेनिकल आर्मी के पीछे पीछे वुलुयन एम्पायर के अर्बन एरिया में घुस गए। सड़कों पर फैले हुए विशाल लिजर्डमैन और जलते टूटते शहर को देखते हुए इन वॉरियर्स की आंखों में खुला हुआ लड़ाई का जुनून चमक रहा था। बैली चेंकिंग के हाथ में एक विशाल मेटल स्पीयर था। यह हथियार भाले जैसा था, लेकिन इसके सिरे पर भारी मेटल जुड़ा हुआ था, जिससे ये तेज और भारी दोनों तरह के वार करने में सक्षम था। बैटलफील्ड में काटने और टकराने के लिए यह बिल्कुल उपयुक्त था। बैली चेंकिंग जैसे स्ट्रेंथनिंग एबिलिटीज वाले व्यक्ति के लिए यह बेहतरीन हथियार था। वो सड़क पर खड़ा था और उसकी कदकाठी देखकर विशाल लिजर्डमैन को भी उसे ऊपर देखकर देखना पड़ रहा था। उसने सब कुछ ठंडी नजरों से देखा और अचानक अपने लंबे भाले को घुमाया, जिससे इतनी तेज हवा चली कि सामने खड़े लिजर्डमैन जमीन पर गिर पड़े। यह पहली बार था जब वुलुयन एम्पायर के ज्यादातर लोगों ने इंसानों को देखा था। उनकी आंखों में आश्चर्य और जिज्ञासा थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इन्वेडर्स इतने छोटे होंगे, और नहीं ये कल्पना कर सकते थे कि इतने कमजोर दिखने वाले ह्यूमंस उनके लिए इतनी बड़ी धमकी बन सकते हैं। वुलुयन एम्पायर के लिजर्डमैन नैश किंगडम के लिजर्डमैन से बहुत मिलते जुलते थे। करोड़ों साल पहले ये एक ही जाति रहे होंगे। इतिहास में इवॉल्व होने के बावजूद उनकी शक्ल सूरत लगभग एक जैसी ही थी। ज्यादातर लिजर्डमैन शानदार कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे दुनिया खत्म होने से पहले ह्यूमन सिटीज में रहते थे। उनके चेहरों पर मासूमियत और उलझन साफ दिख रही थी। मार डालो इसे, बैली चेंकिंग ने मुंह खोला और एक भयानक दहाड़ लगाई। फिर झुककर सबसे पहले आगे की ओर दौड़ पड़ा। 9,999 एबिलिटी इंडेक्स और आयरन फिस्ट पावर वाला बैली चेंकिंग अब ताकत में इप्सिलॉन लेवल एलियंस बस थोड़ा ही पीछे था। वो आंधी की तरह टूटी हुई सड़कों पर दौड़ पड़ा।
कुछ ही पलों में उसकी तेज गति से उठी हवा ने आसपास की इमारतों को चकनाचूर कर दिया। बूम, बूम, बूम। सिर्फ हवा के दबाव से ही आसपास की चीजें टूटने लगी तो उन साधारण लिजर्डमैन का क्या हाल होगा? बैली चेंकिंग के हाथ का लंबा भाला एक छाया की तरह घूमकर सीधे चारों ओर स्वीप कर गया। छपाक। सिर्फ एक वार में ही भाले की इनर्शिया आगे बढ़ी और दर्जनों लिजर्डमैन के शरीर चीरकर टुकड़े टुकड़े कर डाले। उनके मजबूत स्केल और ऊंचे शरीर इस वक्त कोई रक्षा नहीं कर पाए। भाले ने उनके जिस्मों को टुकड़ों में बांट दिया और खून मांस हर जगह बिखर गया। बैली चेंकिंग ने जरा भी रहम नहीं किया, क्योंकि इन लिजर्डमैन के हाथों में हथियार थे। और जब उसने हुएक्सू किंगडम पर हुए नरसंहार को याद किया तो उसके मन में बस एक ही ख्वाहिश थी कि उसके और हाथ पांव होते ताकि वो और ज्यादा लिजर्डमैन को मार सके। ये देखकर फुइंग ट्रूप्स उसके पीछे पीछे तुरंत आगे बढ़े। एक्साइओ होंगलियन, जिसने काला कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहना था, ने कंप्रेस्ड फायर ऑयल का एक घूंट पिया। फिर एक ऊंची इमारत पर कूदकर नीचे की ओर सैकड़ों मीटर लंबा आग का अजगर फेंक दिया। उस इलाके में मौजूद लिजर्डमैन ने हथियार उठाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन पलक झपकते ही वो सब आग की लपटों में घिरकर विशाल आग के गोले बन गए।